ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। जी हां, बात होगी आफतकाल की, जो इस वक्त देश जरूर महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक का ऐलान कर दिया है। कल रात 12 बजे से ही इसे अवैध करार दे दिया गया। बीती मध्य रात्रि से 500 और 1000 के पुराने नोट बाजार के लिए अवैध हो गए। फैसला लागू है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये कदम महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला साबित तो नहीं होगा। और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि काले धन पर लगाम लगाने की ये कोशिश, ये कवायद सरकार की कितनी सही है, क्या पूरे होमवर्क और तैयारी के साथ सरकार ने इसे लागू किया है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल पंप, अस्पताल और टिकट बुकिंग काउंटर, ये वो जगह है जहां 500 और 1000 के उन नोटों से भी काम चल सकता है जिनसे आम लेन देन अब अवैध हो चुका है। लेकिन यहाँ लोगों की परेशानियां कम नहीं। मंगलवार रात राष्ट्र के नाम अचानक दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को अवैध करार दिया। बीती मध्य रात्रि से ये नोट बाजार में अब किसी काम के नहीं। इसके साथ ही एक दिन के लिए तमाम बैंक और 2 दिन के लिए एटीएम भी बंद है। ये फैसला इतना गोपनीय रहा कि लोगों को पीएम के ऐलान के साथ ही पता चला। देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, सकारात्मक भूमिका अदा कराएंगे और इस पवित्र कार्य को सफल बना के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली। आप कितना भी पैसा आपके पास हो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि यह कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है, इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा। अगर ये पैसा आपकी लेजिटिमेट आमदनी में से है, आपकी सेविंग्स में से है, बैंक से आपने विड्रॉ किया हुआ है या कानूनी तरीके से कमाया हुआ है और आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि मेरी इनकम का पैसा है या मैं इस पे टैक्स देना चाहता हूं, तो कानून उसका वो दृष्टिकोण लेगा। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज्ड है तो फिर जो कानून के उसके असर होते हैं, जो प्रावधान है, वो उसके ऊपर लागू होंगे। नोटों पर रोक के पीछे सरकार भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली नोट पर रोक से जुड़ी दलील दे रही है। लेकिन कई जगहों पर लोग ये मांग करते भी दिखे कि इसके लिए कुछ वक्त देना चाहिए था। वहीं नोटों को अचानक बंद करने के कदम पर सियासी दलों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। ये बिल्कुल ही एक वाहियात कदम है। 65% जिस देश की जनता कृषि पर निर्भर हो और इस देश के कई हिस्सों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन लो है। आज 500 या 1000 रुपए के नोट की कीमत उतनी ही है जितनी 100 रुपए के नोट की कीमत आज से 20 साल पहले होती थी। सरकार का फैसला लागू है, लेकिन डर ये है कि इस कदम से कहीं महंगाई और बेरोजगारी न बढ़ जाए, कहीं छोटे कारोबारियों की कमर न टूट जाए और उद्योग धंधों पर ताला लगता नजर आए। सवाल है कि कहीं आने वाले दिन आफतकाल बनकर तो नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मोदी सरकार की नई आर्थिक घोषणा के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। 5 और 1000 के नोट बंद करने के ऐलान के बाद मची अफरा तफरी कम करने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, पीयूष गोयल, अमित शाह ने एक अहम बैठक आज बुलाई। कई मंत्रालयों पर इसके असर को लेकर भी चर्चा है। साथ ही विपक्ष की बात करें तो उनके हमलों से बचने के लिए भी सरकार रणनीति बना रही है और इस वजह से ये बैठक बेहद अहम।
तो देश के लिए तो ये एक झटका है ही, वही राजनीतिक दलों की तरफ से भी काफी प्रतिक्रियाएं आई और मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज काले धन भ्रष्टाचार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह ऐसा करारा प्रहार है कि देश की गरीब जनता इसी की प्रतीक्षा में थी। मैं एक कहना चाहता हूं कि आम आदमी को, सामान्य नागरिक को, जिसके पास काला धन नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं। उसको एक आध दो सप्ताह थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देश हमेशा के लिए अच्छा बनेगा। ये क्या किया? इलेक्शन के आगे 2014 साल में बताया था जो बाहर से पैसा लाएगा और सबका अकाउंट में 15-15 लाख पैसा देगा। ये तो जुमला था। अब क्या किया? कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है। कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो इस देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके काला धन एकत्र किया था, जो काले धन के आधार पर देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अनेक प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देते थे, उस पर एक करारी चोट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने मोदी सरकार के काले धन पर इस पहल पर लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। आइए सुनते हैं। 500 और 1000 का नोट मात्र एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि 72 घंटे तक 500 और 1000 के नोट से पेट्रोल को डाला जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप के मालिकों को इसका पूरा का पूरा जो है ब्यौरा रखना होगा। हम बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब, आप पेट्रोल डलाने आए, आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और दूसरी बात यह, क्या मोदी सरकार का ये तुगलकी फरमान है? सर, मैं एक्चुअली ये चौथा पेट्रोल पंप है जहाँ पे मुझे खुले मिले, और वो भी 10 रुपए कम मिले हैं। बाकी ये चौथा पेट्रोल पंप है। बाकी मैं सुबह से प्रोवाइड करूँ, ये उसका ठीक नहीं है। क्या देश में आफत जैसे हालात हो गए हैं? हो गए हैं सर, बिल्कुल लोगों की हालत खराब है इस टाइम। आपका क्या मानना है भाई साहब? ये क्या जिस तरह की ये घोषणा की गई है, क्या कुछ आफत आ रही है जनता के ऊपर? सर, मैं 10 पेट्रोल पंप घूम के आया हूँ, किसी का खुले पैसे नहीं है सर। क्या मोदी सरकार का यह फैसला लोगों के लिए आफत बनेगा? बिल्कुल आफत बनेगा। वो उसको निकल जाना चाहिए, इस्तीफा देकर भाग जाना चाहिए अपने गुजरात। लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देके गुजरात चले जाना चाहिए। और इस वक्त हम मौजूद थे पेट्रोल पंप पर, जहां पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से लगातार उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भले ही 72 घंटे तक की राहत जरूर दी हो, लेकिन कहीं भी जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनिल सिंह, APN दिल्ली। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आम जनता ही परेशान होती है और इस बार भी आम जनता में ही रोष है कि अचानक हुआ, कोई तैयारी नहीं, कोई नोटिस नहीं। हालांकि इसे लेकर अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसे बेहद गुप्त रखा गया था और अचानक बताने के पीछे वजह भी है। जिस तरह से जाली नोटों का कारोबार फैला हुआ है और आतंकवाद को भी वो पोषित करता है, उसे लेकर भी ये अहम कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली नोटों पर रोक का हवाला देकर 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान अब कई सवाल भी खड़े कर रहा है और सवाल है कि इस फैसले से क्या आफतकाल आने वाला है। तो चलिए इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, जुड़े हुए हैं। साथ ही नितिन कंवर है हमारे साथ, CA हैं। वो आपको कुछ उपाय भी बता पाएंगे कि जिस आफतकाल की आप बात कर रहे हैं, परेशान हैं तो कैसे बच भी सकते हैं उससे। इंद्रजीत बधवार, एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ दिलीप बॉब, सीनियर जर्नलिस्ट, मौजूद हैं स्टूडियो में। के श्रीधर राव, पूर्व जज हाईकोर्ट के, हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। उनकी राय भी जानना चाहेंगे। और लखनऊ स्टूडियो का हम रुख करेंगे, वहाँ हमारे सलाहकार संपादक APN न्यूज़ गोविंद पंत राजू जुड़ रहे हैं और संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल लखनऊ के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि जो ये कदम उठाया गया है वो किस लक्ष्य के तहत
किस सोच के तहत सरकार ने उठाया है, क्योंकि काला धन एजेंडा था मोदी सरकार का। अगर आप 2014 इलेक्शन को याद करें तो काला धन ही सबसे बड़ा एजेंडा था और ये कहा गया था कि बाहर से लाया जाएगा। तो क्या पहले घर की सफाई हो रही है, घर से ऐसे निकालने की कोशिश है? प्रदीप जी, आप कैसे देखते हैं इसे, और आप सभी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। इस कदम के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है? देखिए, जो पैसे बाहर गए थे तो डॉलर बन गए या पाउंड बन गया, तो वो तो वापस आ नहीं सकते जी। अब आपको अगर भारतीय काला धन इकट्ठा करना है, भारत से भेजा गया धन आपको वापस चाहिए या भारतीय मुद्रा बाहर से वापस चाहिए? तो बाहर भारतीय मुद्रा तो है नहीं, बाहर तो पाउंड और डॉलर बन चुका है। पैसे रिकवर करना है आपको यहाँ से। यहाँ आपको दिखता है कि ब्लैक मनी है, रोटेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये चीजें हैं। अगर आप तो यहाँ से करना है, 2-4 लागू करने में गलतियां रह गई। प्रधानमंत्री ने योजना बना ली थी 7 महीने पहले कि उन्हें करना है, तो शुरू में सबने उनको मना किया था कि देखिए आप अभी करना ठीक नहीं रहेगा, या उन्होंने, लेकिन उनका एक पक्का तय कर लिया था कि देखो ये करने से शायद हमें फायदा मिलेगा और इससे हमें करना चाहिए। पिछले 3 महीने पहले जब उन्होंने बात की तो RBI के गवर्नर को ये बात पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा देखिए जो ये नोट है ये हम लोग प्रॉमिस करते हैं जनता को, ये बॉन्ड है जी। हम हर नोट पे धारक को ये वचन देते हैं कि इसकी कीमत क्या है। अगर हम इसे बदलने का अधिकार खो देंगे और भारतीय मुद्रा को अगर ऐसे हम वापस ले लेंगे तो भारतीय मुद्रा की इज्जत विदेशों में कम हो जाएगी जी। और लोग ऐसे मुद्रा के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, पता नहीं कल क्या करने वाले हैं, बंद कर देंगे कि फिर क्या करेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री के मन में ये था कि हमें ये करना चाहिए और ये करने से शायद एक अच्छा मैसेज जाएगा जी। और एक अच्छी कोशिश भी होगी, क्योंकि जब आप कोई नीति बनाते हो तो आपकी उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए और उसकी पॉलिसी होनी चाहिए बरकत के लिए। तो नीति, नीयत और बरकत, ये तीनों अगर मिला नहीं है, तरक्की, अगर ये तीनों मिली भी नहीं है तो आपकी योजना वो चलती नहीं है जी। इस योजना को ध्यान में रख के उन्होंने इसको लागू किया। लेकिन जब उन्होंने लागू किया इसको, अब कल टेलीविजन के ऊपर प्रधानमंत्री लाइव चल रहे हैं, हम सारे लोग देख रहे थे, उन्होंने बोला कि हम पुराने नोट 500 के 1000 के बंद करेंगे, क्योंकि 500 और 1000 के पुराने नोट जो 2005 के पहले के थे उनको भी खत्म करने की आखिरी तारीख मार्च में है, नेक्स्ट ईयर थी पहले नोटिफिकेशन। तो क्या आप एक नोटिफिकेशन को दूसरे नोटिफिकेशन से बदल सकते हो? आपको एक बदलना ही है अगर, तो आपको कम से कम समुचित समय देना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री का कदम गलत है, प्रधानमंत्री ने अगर तुरंत कदम लिया अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके खातों में वो पैसे आ जाएंगे, और बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और खातों में नहीं डालेंगे, दोनों बातें। लेकिन अगर आपका पर्पस टैक्स लेना है और ब्लैक मनी को से इस देश को बचाना है, तो अगर आप कहते हैं कि हम 48 घंटे के अंदर जिन्होंने अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो अब ये नोट हम चेंज कर रहे हैं, 48 घंटे भी समय कम होता है, आप कह सकते हैं 3 महीने, 1 महीने, तो चाहे वो पैसा टेरर मनी हो या जो भी, अगर वो नोट रहेगी नहीं तो लोग लेंगे भी नहीं, बिल्कुल, और वो नोट वापस आपके अकाउंट में आ जानी है जी। और उसके ऊपर टैक्स चला जाएगा आपका, जो भी टैक्स बनता है जी। आपने पहले मौका दिया कि ब्लैक मनी के लिए आप डिक्लेयर करो, BDIS वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लेके आए, उस स्कीम के अंदर ज्यादा कलेक्शन नहीं हो पाया। लोगों को बार बार सवाल उठता था कि भाई देखो ये अगर स्कीम लेके आए तो इंडिया से पैसे क्यों खोज रहे हैं, इनको तो बाहर से लाना था, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ से क्यों खोज रहे हैं पैसे। लेकिन यहाँ से पैसे खोजने के बावजूद भी जब पैसे इकट्ठा नहीं हुए इनके पास, और कई जगह लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते थे कि भाई साहब आपने कुछ तो डिक्लेयर कर दो, भाई मेरे पास है नहीं, कुछ तो बोल दीजिए। तो इस तरह की भाषा पे आ गए थे जी। लेकिन अब आज और पत्र जाते थे सबकी तरफ से कि आपका मदद मिला है, हमेशा आप उनको मदद करिए और थोड़े पैसे और हमारे यहाँ जमा करिए। जैसे कोई बैंक में अकाउंट खोलने के लिए या FD कराने के लिए या किसी स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए बैंक के सेल्स एजेंट, मार्केटिंग एजेंट आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे इनकम टैक्स ने मोटिवेट किया। लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी। ये जो कदम है प्रधानमंत्री का, इस कदम में से कुछ एक गलतियों को निकाल दे। मान लीजिए कोई ड्राइवर है जी, अब वो कहां से, अभी आपने ATM तो बंद कर दिया, अगर आपको ये करना ही था तो आप ये कह देते कि ठीक है 2 दिन के बाद इसको हम लागू कर रहे हैं, तो भी पैसे वहीं जाने थे। अगर आप किसी को बता भी दें 48 घंटे पहले, तो पैसे वो कहां चले जाएंगे 48 घंटे पहले। आप बता दें कि आज के 4 दिन के बाद हम 500 और 1000 के सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ये नहीं था कि अगर आप बता देते 4 घंटे पहले तो लोग क्या करते, बैंक में डाल देते पैसे हो जी, आप आज भी बैंक में ही डालोगे। लेकिन ये जो व्यवस्था है 2 दिन की, 3 दिन की, ये नहीं होती। फिर किसानों के साथ दिक्कत क्या है, कई लोग हैं जो फोन करके आपके यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई हमने धान बेचा है, वो पैसे का हम क्या करें। अरे भाई तुमने धान बेचा है तो 4000 रुपये रोज डालो अभी बैंक में जी। और डाल के जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे तुमको मिल जाएंगे। ये एक ऐसी कवायद हो गई। प्रधानमंत्री ने जरूर सावधानी बरती है, लेकिन इससे विस्तार से चर्चा चूंकि कई लोगों से नहीं हुई और ओपिनियन नहीं ली। मनमोहन सिंह भी चाहते थे करना है, लेकिन उनके में हिम्मत नहीं थी। और मनमोहन सिंह ने 2005 के बाद के नोट थे उसको बंद करने की कोशिश की, और वो भी उन्होंने बार बार एक्सटेंड किया क्योंकि चुनाव आ रहे थे बीच में। इस कदम से एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है। आज आपका यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, गोवा का इलेक्शन है, और इन चुनावों में होना क्या है,
आप एक चीज ध्यान रखिए कि इस चुनाव के अंदर जो ब्लैक मनी लगती है वो लगभग खत्म के बराबर हो गई। जी। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा होशियार हो और जिसको इसकी सूचना पहले से हो वो तो निकल जाएगा, लेकिन जिसको सूचना पहले से नहीं है उसको इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। 15 लाख के ऊपर वो नहीं जा पाएंगे। जी। अब ये देखने वाली बात है। अब इस योजना का साइड इफेक्ट क्या है, ये आज बहुत जल्दबाजी है ये कहना हम लोगों की जनता क्या सोचती है। जनता तय करेगी आज के एक हफ्ते बाद, 2 लेकिन हफ्ते बाद। आपकी बातों से जो मोटी बात निकल कर आई कि आम लोगों की दिक्कतों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। मैं इंद्रजीत जी, आपको क्या लगता है कि ये एक रेड की तरह लिया हुआ फैसला है? उन्होंने कहा कि सब कुछ गुप्त रखा गया था और अचानक ये फैसला लेना पड़ा। क्या सिक्योरिटी भी एक कंसर्न रहा अचानक से इस फैसले को लागू करने के पीछे? देखिए, सिक्योरिटी और ये एंटी टेररिस्ट एक्ट, फाइनेंशियल एंटी टेररिस्ट एक्ट जो प्रधानमंत्री हमारे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जी। आई होप इट वर्क्स आउट। मगर अभी तक तो कोई खास पिछले 2 साल में कोई भारी, अपार्ट फ्रॉम ये पाकिस्तान में जो रेड्स वगैरह हुए, कोई ऐसी कोई टेररिस्ट खूब सारे पैसों के साथ या नेपाल से जो पैसे छप के आते थे उसमें कोई ज़्यादा छापे तो नहीं मारे गए हैं, कोई ऐसा बड़ा कैच नहीं हुआ है। मगर जो आम जनता पे जो असर है उसका मैं इसमें भी चोर बाजारी शुरू हो गई। देखिए, आप अपनी तरफ से तो एक सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। मैं आज सुबह मैं उठा, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। जी। कुछ और कर रहा था रात को। सुबह मेरा जो बेचारा मेरा ड्राइवर जो आता है कह रहा है, सर मुझे 100 रुपये चाहिए। मैं बोला, क्या यार, कल तेरी तनख्वाह मिली है, 100 रुपये क्या एक रात में तूने क्या दारू पे तो नहीं होगा उड़ा दी गई? नहीं सर, 100 रुपये। भाई क्यों 100 रुपये क्यों चाहिए? बोला, सर ये 500 रुपये का नोट चल नहीं रहा है। क्या मतलब? तो मैंने कहा कि वो मैंने कहीं देने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा कि हम चेंज नहीं देंगे, मगर उन्होंने ये कहा कि मैं 500 रुपए का नोट ले लूंगा तुमसे, मगर उसको 600 रुपए के दाम पे बेचो। तो मुझसे 100 रुपए मांग रहा था, क्योंकि ये जो दुकानदार है ये तो जाके शायद, अब मुझे पता चल रहा है, बैंक में जाके चेंज करा लेगा यार, उसका खाता होगा। बट उस 500 रुपए को लेने के लिए 100 रुपए ये 100 रुपए और चार्ज कर रहा है। तो इसमें एक चोर बाजारी पता नहीं तो अगर एक जो मामूली जो इंसान है और उस पे इस तरह से बीत रही है एक विद इन आवर्स। और आप देखिए, जो हमारे जितने भी मुफस्सिल टाउन्स हैं, और जो मुफस्सिल टाउन्स के अंदर जो भी हमारे कस्बे हैं और कस्बों में जो मंडी है, उनमें सब में ब्लैक पैसा चलता है। ये देखिए, मानना पड़ेगा हमें एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो जो इकोनॉमी है, वो मेन जो व्हाइट इकोनॉमी जो दिखती है इकोनॉमी जो टैक्स वाली, उससे तिगनी चौगनी उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि, बट उसमें पैसा फ्लोट होता रहता है कि जब तक उसमें रेडिकल चेंजेस नहीं आएंगे कि हम इस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे। और क्यों हमारे पास इतना इंसेंटिव है इस पैरेलल इकोनॉमी को चलाते हुए, जब तक ये जो कदम है, ये मेरे ख्याल में ये जनता के लिए मुसीबतें पैदा करेंगे, ऑर्डिनरी लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मंडियों के लिए, कस्बों के लिए। गन्ने की पर्चियां जो आती हैं, जो पर्चियों के बाद 6 महीने जो किसान अपनी फसल बेच के पर्ची लेके जो जाता है और वो जो कैश में पाता है, उस पे ये सब मुसीबतें ये आम आदमी पे आएंगी। और केजरीवाल जैसे लोग जो हैं, अब आप देखिए इसका फायदा उठाएंगे किसी न किसी तरह से, और इस पे पॉलिटिकल आंदोलन होंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री इतना समझाते हैं हम लोगों को, इतना सिखाते हैं, हम पत्रकार लोग भी बहुत सीखते हैं उनसे, उनकी मन की बात सुनते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ कि भाई एक मामूली पत्रकार को ये समझा दीजिए कि आपने कदम नहीं लेके क्यों लिया। वो या जेटली साहब समझाए हमें। प्रधानमंत्री जी तो जापान जा रहे हैं, तो जेटली जी समझा दें हमें, वेंकैया नायडू समझा दें।
कोई तो समझाए हमें कि ये इसका मतलब क्या है यार। हालांकि वो भी इस वक्त पसुपेश में है क्योंकि बैठक का दौर तो चल रहा है। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज की अगर हम बात करें तो कुछ लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले पर जेडीयू का रिएक्शन आया है और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसका स्वागत किया, कहा कि उनकी पार्टी काले धन पर लगाम लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करती है। नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो बीजेपी ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक कह रही है और 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग पार्टीज के रिएक्शन आ रहे हैं इस पर। जेडीयू से केसी त्यागी जी हमारे साथ है। सर, कैसे देखते हैं इस रिफॉर्म को? काला धन की निकासी के लिए हमारी पार्टी प्रारंभिक काल से ही समर्थक रही है। देश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की काले धन की पैरेलल इकोनॉमी काम कर रही है और जो धन कुबेर हैं वो उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहां तक सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। 1000 का नोट बंद करना, 500 का नोट बंद करना और उसके बाद 2000 रुपए का नोट ला देना, इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक अच्छा उद्देश्य इम्प्लीमेंटेशन की बाधा में फंस करके खराब होता नजर आ रहा है। क्या लगता है इसका जो है फायदा मिल पाएगा देश को? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों के रास्ता निकालने में भी लग गए हैं। नहीं, ये अच्छे उद्देश्य के लिए उठाया जल्दबाजी का कदम है और ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह से है जिसके हो सकता है दूरगामी परिणाम उतने प्रभावी ना हो जैसे सरकार ने सोचा है। नमस्कार सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इसका समर्थन तो कर रहे थे केसी त्यागी जी, लेकिन कह रहे थे कि ये अच्छा कदम है पर जल्दबाजी में उठाया गया है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज, दिल्ली। और देश के अर्थशास्त्री इसे किस तरह से ले रहे हैं ये भी बताते हैं आपको। आलोक चूड़ीवाला हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। क्या देश में आफतकाल शुरू हो गया है? ये जो कड़ा फैसला उठाया गया, 500,000 के नोट जो बैन हुए हैं, आम जनता तो इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रही है, आपकी क्या राय? देखिए, ये जो निर्णय था 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने, इसके पीछे एक ही मंशा है कि देश में जो काला धन है उसे कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाए, जो कि किसी के कपाटों में बंद हो, गद्दे के नीचे दबा हो, वो बाहर आए। ये कोई तुरंत वाकया हुआ है ये ऐसा नहीं मानता हूं मैं। पहले इस कार्यक्रम में पहली घटना थी कि जो आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन दिया गया, फिर जनधन योजना के मार्फत बैंक अकाउंट खुलवाए गए आम आदमी के, और उसके बाद आईडीएस स्कीम लाई गई कि जिसको भी अगर काला धन डिक्लेयर करना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 45% देके वो उसे स्वच्छ कर सकता था। उसके बाद जाके ये डीमोनेटाइजेशन का कार्यक्रम हुआ है। अब होगा ये कि जिस व्यक्ति के पास भी ऐसा पैसा हो वो जाके बैंक में अपना उस नोट को बदल सकता है। हालांकि शुरू के कुछ सप्ताह में कुछ लिमिट रहेगी कि वो वापस कितने ले सकते हैं, पर ये आने वाले दिनों में ये एक ईज हो जाएगी। तो इससे एक तो करप्शन है उस पे कमी आएगी, काला धन बाहर निकलेगा, ड्रग मनी और जो टेरर मनी है जो कि लॉन्डर हो रहा था, या काउंटरफीट नोट जो जाली करेंसी देश में घूम रही थी, उस पे भी बहुत यानी थोड़ा वक्त लगेगा और चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन मार्केट पर भी इसका असर पड़ेगा मानते हैं आप? ये अनाउंसमेंट आया कल 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद आज सुबह जो मार्केट खुला उसमें एक बहुत भारी गिरावट के साथ खुला, 1600 पॉइंट। पर इसका मुख्य कारण और मेरे ख्याल से एकमात्र वजह यही थी, जो यूएस इलेक्शन को लेके एक विडंबना थी और ट्रंप के आने के ऊपर जो एक थोड़ी असमंजसता थी, उसके कारण मार्केट गिरा। अंतरराष्ट्रीय बाजार भी बहुत वीक थे, एशियाई बाजार वीक थे, यूएस का डाउ बहुत वीक था, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करते हुए सूचकांक भी काफी नीचे रहा। अगर अब की बात करें तो अब जो कि क्योंकि ये निर्णय हो चुका है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रहेंगे, अब वो चुन के आ गए हैं,
मार्केट काफी हद तक रिकवर कर लिया है और अभी केवल 300 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है। तो चलिए, यानी कि इस वक्त मार्केट में रिपल्स ही हम इसे कह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति बेहतर हो जाएगी और जिस सोच के तहत उठाया गया कदम है उसके लिए आप इसे सकारात्मक मान रहे हैं। और हमारे बीच पैनल में खास मेहमान जुड़ गए हैं। केशव मोहन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जुड़ गए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत लंबी छलांग लगाई अपने फैसले में। जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लोग इसे कैसे देखते हैं, जुडिशरी के, वो भी हम आप दोनों से बेहतर समझेंगे केशव मोहन जी। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और क्योंकि अर्थशास्त्री को हमने अभी सुना मुंबई से, मैं नितिन आपसे जानना चाहूँगी कि बतौर सीए आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए हम भारतीय खासतौर पे जो मिडिल क्लास है उसकी सबसे ज़्यादा जद्दोजहद होती है और इस फैसले से तो कल घरों में महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान थी और पति भी खुश हो रहे थे कि पता चल जाएगा कि क्या क्या कहाँ बचत हुई हुई है। तो आप इसे कैसे देखते हैं और क्या फ़ायदा होगा मिडिल क्लास को खासतौर पर इससे? बिलाशा जी, आप बात सही कह रही हैं। आई वॉज आउट ऑफ टाउन येस्टरडे, सुबह मैं मॉर्निंग में आ रहा था, माई मदर कॉल्ड मी, मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा सब ठीक, मैंने कहा ठीक है जी। तो शी सेड बेटा अब कैसे होगा, मैंने कहा वो तनु की हो गया, मतलब जैसे वी आर पंजाबी तो हम, मैंने कहा आपको क्या हो गया। तो देन शी सेड कि बेटे वो पैसे, मैंने कहा मम्मी आपके पैसे तो मैं अकाउंट में जमा करा दूंगा, बट एक्चुअली यस द पैनिक इज देयर। बट आप एक बात समझे अभिलाषा जी, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिड, पहले उन्होंने 2 साल से जब से आई है, पहले उन्होंने SIT बिठाई, SIT बिठाने के बाद देन ब्लैक मनी एक्ट जो फॉरेन एसेट्स की और फॉरेन इनकम की बात करते थे वो 2015 में लेके आए। हाँ जी, उसके बाद इन्होंने दोबारा एक अनडिस्क्लोज फॉरेन जो इंडियन एसेट्स एंड इंडियन इनकम के ऊपर अब लेके आए। इन्होंने मॉरिशस ट्रीटी, देन साइप्रस ट्रीटी, साइप्रस को 94A में ले आए कि जो एक ऐसा एरिया हो गया जहां पे अगर कोई पैसे आएंगे तो आज की डेट में 30% टैक्स लगाना पड़ेगा आपको। अब उससे भी ट्रीटी आप रीडिफाइन कर रहे हो, सिंगापुर पे बोल रहे हो कि मैं LOB क्लॉज लगा दूंगा, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज लगा दूंगा। ये सब आप कर रहे हो, HSBC का डाटा आपके पास आ गया, पनामा का डाटा आपके पास आ गया। व्हाट मोर यू वांट? आप पैनिक ऐसे थोड़ा क्रिएट कर देंगे कि भैया मैं 500 रुपए या 1000 रुपए अगर करके, सी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आप ये करना चाहिए तो आपको 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन दे देते, जिससे बोलते कि 25 दिन बाद या महीने बाद हम ये नोट बंद कर देंगे, इसके बाद आप अपने पैसे बैंक में जमा करा दें। ऐसा तो नहीं है ये जो नोट मेरे पास अगर मान लीजिए पड़े हैं तो मैं उठा के कुछ ऐसा कर दूंगा, उसे डॉलर बना दूंगा या उसे मैं पाउंड बना दूंगा, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पर इस तरह का पैनिक, और आज मैं जब यहाँ पे आ रहा था, आई एम गेटिंग लेट, मेरे को टैक्सी नहीं मिली, मुझे अपनी ऑफिस से फिर गाड़ी बुलानी पड़ी। मैंने एक्चुअली ड्राइवर से डिस्कस करा था कि मैंने कहा तो आपको सैलरी कैसे दूंगा अनिल जी मैं, तो कह रहा मैंने कहा बैंक अकाउंट है ही नहीं, आधार कार्ड है ही नहीं, आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग। तो मुझे लग रहा है दिस इज एक्चुअली, मतलब सोचना, सोच का ढंग ठीक था, पर दैट इज नॉट विदाउट थिंकिंग टू मच। और जो सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो डिस्कशन होना चाहिए था, जो थिंकर से, इकोनॉमिक थिंकर से, वो आपने डिस्कशन नहीं किया, आपने बस लाद दिया कि मुझे ये करना है, तो ये तरीका गलत है। गोविंद पंत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि यूपी इलेक्शन से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, खासतौर पे सोशल साइट्स की अगर हम बात करें, हर जगह यही था कि यूपी इलेक्शन से पहले इसे जानबूझकर किया गया है। क्या राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है? देखिए, राजनीतिक हलकों में तो मुझे लगता है कि इस जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद एक तरह से सन्निपात जैसी स्थिति है, वो लोग जबरदस्त सदमे में है और क्या होगा आगे, कैसे काम करना है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। कल दोपहर में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ADR ने जो चुनावों में जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्था है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़ा जारी किया था। 60 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 12,000 लोगों से बातचीत करके, और जिन इलाकों में जो लोग राजनीतिक तौर पर उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके शुभकामनाओं के बैनर पोस्टर लगे हैं, जो लोग दावेदार हैं, ऐसे लोगों से भी उन्होंने बातचीत की थी और एक आंकड़ा सामने रखा था, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार हैं उसमें 21% लोग जो हैं वो ठेकेदार, 18% बिल्डर, 13% जो है वो खनन से जुड़े लोग, और ऐसे ही संख्या में जो उस तरह के लोग हैं जो सीधे सीधे चिटफंड कंपनियों से जुड़े लोग हैं, उस तरह के लोगों की उन्होंने संख्या दी थी। तो उन्होंने
अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें साफ सुथरे लोगों के आने या चुनाव लड़ने की संभावना ही नहीं है। टिकट के दावेदार और टिकट ऐसे लोगों को मिलने वाले हैं। साफ चर्चा है कि मायावती का बीएसपी का टिकट 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक में बिक रहा है। दूसरी पार्टियों में भी अपने उम्मीदवारों को किस तरह से चुनाव लड़ना है और उसके लिए पैसे का प्रबंधन किस तरह से करना है ये काफी पहले से बताया गया था। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये जो फैसला हुआ है और ये अचानक हुआ है, अगर शायद 10-15 दिन का वक्त या हफ्ते का वक्त इस फैसले में दिया गया होता, इसकी किसी तरह से गोपनीयता भंग हुई होती तो शायद लोग इस जो उन्होंने पैसा जमा किया है उसको किसी दूसरी तरह से बदल सकते थे। लेकिन इस अचानक होने वाले फैसले से मुझे ये लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो इस बार ज्यादा खरा होगा। जो सचमुच में राजनीतिक लोग हैं, जो जनता के लिए राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल पाएगा। और जो पूरा पैसे का खेल था, जो सीजर भी चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बाद जो नगद रकम के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस जो सीजर करती थी उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर होता था। तो कम से कम अब इस बार ये उम्मीद दिखती है उत्तर प्रदेश में इस फैसले के बाकी चाहे जिस तरह के भी असर हो, लेकिन इस फैसले की वजह से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ज्यादा साफ सुथरा हो सकेगा, ये उम्मीद अभी फिलहाल। यानी जो ब्लैक मनी सर्कुलेट करता था हमारे यहाँ इलेक्शंस में, उस पर जो है वो रोक लग जाएगी, ये एक मंशा हो सकती है इस रेट के पीछे। दिलीप बॉब जी, कल एक और बात देखने को मिली कि देर रात तक जो टॉप ब्रांड्स हैं गोल्ड के वो खुले रहे, ज्वेलरी शॉप्स खुले रहे और कई लोगों ने बहुत जल्दी जितना हो सकता था कन्वर्ट भी कर लिया गोल्ड में और कीमतें भी बढ़ गई हैं। You know, there's no question, there's a lot of panic. You saw in your report itself, people are not very sure of the rules and what is going to happen next. So there is a confusion and panic. And I think as far as Mr. Modi is concerned, he has taken a bit of a risk that he's going to alienate a large section of people who are, you know, what we call the common man, who are now feeling this, you know, panic. And secondly, you know, the one area where the opposition would attack him was this promise to bring back black money and put 15 lakhs in every account. Rahul Gandhi keeps making that point. So now he's trying to show that before the elections that I am serious about this eliminating black money and corruption. So this is another. It's a combination of, you know, trying to actually do something about corruption and also appealing to a certain section which is going to the polls. जी बिल्कुल, यानी कि इस बात को वो समझते हैं कि अगर काला धन का मसला उनके एजेंडे में रहा है तो हर चुनाव से पहले इसी मसले पर उन्हें घेरा जाएगा और ये एक बड़ा काम करके उनकी ये कोशिश रहेगी इमेज बिल्डिंग की, तो साथ ही फेयर हो अगर इलेक्शन में। और यूपी के खासतौर पे अगर बात करें, जो कि गोविंद पंजी ने कहा कि खरा हो सकता है इस बार का चुनाव इस बड़े फैसले की वजह से। आम लोगों को जो पैनिक का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, परेशान है लोग काफ़ी ज़्यादा। मुंबई की हम बात कर लें, यहाँ पर भी फैसले से अफरा तफरी रही है, खासतौर पे पेट्रोल पंप और होटलों के बाहर भी, कई मेडिकल स्टोर्स के बाहर भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्वेलर्स की दुकानों पर काफ़ी भीड़ रही मुंबई में। आइए देखते हैं, हमारे संवाददाता स्वीटी आदिमूलम ने काफ़ी दुकानदारों से बातचीत की। 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाने के बाद अगर सबसे ज्यादा हलचल कहीं हुई है तो मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अफरा तफरी दिखाई पड़ रही है। और साथ ही में अगर इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा है तो फिर वो जेवरातों की दुकानों पर है। क्या कुछ लोगों का कहना है या फिर क्या कुछ व्यापारियों का कहना है वो जानेंगे। हमारे साथ मुंबई ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तो क्या इसी काले धन को कन्वर्ट करने के लिए सोने चांदी की खरीदारी की जा रही है?
नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि भाई काले धन के लिए सोना या चांदी जरिया। हम यहाँ देखते हैं कि लोगों की जो प्रैक्टिस रही है, वो जो भी कस्टमर आता है वो बिल जरूर फाड़ते हैं। 30, 35, 40, 50 हज़ार का अमाउंट रहता है तो उसके लिए बिल फाड़ते हैं और पैसा कैश लेते हैं। ज्वेलरी जो है कैश में बिकती है और कैश में खरीदी जाती है, लेकिन तो उसके बाद में जो अमाउंट कलेक्ट होता है उस कलेक्ट को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है और बैंक में डिपॉजिट करके उसका वापस सोना लिया जाता है। तो कहीं पे भी काले धन का सवाल नहीं है। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें भी लाई है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अभी ये आईडीए स्कीम लाई है। तो सरकार, लोगों ने हिस्सा लिया है और लेकिन सरकार इतनी सक्सेस नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें 65,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ लोग है। तो कहीं ना कहीं जाके सरकार का अगर सोचना है कि भी काला धन इसमें है तो ये सोचना गलत है। इसमें कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्या आने वाले समय में क्या ये कीमतें और बढ़ती रहेंगी या फिर घटेंगी, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, एक टेम्परेरी तेजी आई है। उसके दो मुख्यतः, जैसे कि मैंने आपको कहा, दो कारण रहे हैं। एक तो अपना ये जो ट्रम्प का जीतना और दूसरा यहाँ पे ये जो पैनिक आया है, तो लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे सेटल होगा, सब मामला सेटल हो जाएगा और वापस सब नॉर्मल हो जाएगा और रेट भी वहीं आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो अफरा तफरी मची है या फिर जो हलचल दिखाई दे रही है वो कुछ दिनों के लिए होगी या फिर क्षणिक होगी, ऐसा कहा जा रहा है। वही सोने चांदी के कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इन कीमतों पर अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो व्यापारियों को इसका जरूरत से ज्यादा या फिर कहे इसका असर जो है वो दिखाई पड़ रहा है उनकी दुकानों में या फिर उनकी खरीदारी में। कैमरामैन सतीश के साथ स्वीटी, एपीएन न्यूज़, मुंबई। तो ये भी एक रास्ता लोगों ने निकाला, लेकिन पूरी तरह से ये राहत वाली बात नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियां इससे पकड़ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी लोग इसे सकारात्मक कदम तो बता ही रहे हैं। हमारे बीच केशव मोहन एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ बने हुए हैं और श्रीधर राव जी भी हैं। श्रीधर राव जी, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, हमेशा जुडिशियरी का जब चाबुक चलता है तो कई बार हम देखते हैं कि सरकार जागती है, अहम कदम उठाए जाते हैं। इस बार ऐसा लगा कि सरकार ने अपनी ओर से किसी मसले पर बेहतर सोच के साथ उसे क्रियान्वित किया है, बिना किसी जिसे हम कह सकते हैं जुडिशरी की गाइडेंस के बिना ही इस कदम को उठाया है। ये एक सकारात्मक पहलू देखते हैं आप सरकार को लेकर? Look at Supreme Court was very serious about the black money. I think when public interest situation filed, Supreme Court whipped up government to take proper steps to find out black money and to bring back. See, the difficulty was most of the black money stashed in outside India, they were managed because a lot of time was there after the filing of the petition, no immediate orders were passed. And not only in these countries, small countries, even in China I am told a lot of money is invested there, China, Bangkok and all. So the next step was internal, domestic black money, and this is a very right step. The public reaction that is being shown on the TV, it's purely transitory, it's momentary. See, even in Bandh time also you have these such reactions. The political parties call for bandhs. In Calcutta and in so many places you find almost 200, every week you have a bandh. These public always have this. And even in several other situations also, this rushed petrol bunks, these are not real problems. This is not a very temporary phenomena. And the common man will be terribly benefited by this act. Because political parties, for elections, it's unimaginable. For an MLA, MP, you see 50 crores, 100 crores being spent, where they get the money? See, this is, now it becomes totally impossible. A level playing field get created, even for a common man to contest an election and to get elected. This is a situation because they can't spend in crores and all those things. For a vote, they used to pay 5,000 rupees. And I am told in Arunachal and all, for a vote, one vote they pay 25,000 rupees, 30,000 rupees. Because the population is very small. So one political black money floating in political side, that is finished. In real estate side, that is finished. Real estate, you look at, see, after all a small, see, a brick size area, you say 1 lakh rupees per square feet. How can a common man purchase any house? Now real estate is finished. And bureaucracy is finished. The corrupt bureaucrats, they are all finished. And then this film industry is also run on black money. That is finished. So many areas where the black money was dancing shamelessly, all that get finished.
This is an extreme right step taken by the government. And the suggestion that advance intimation should be given, everything would have failed. See, it's not demonetization is not जरूरी था, ये जरूरी था. Demonetization is not first time here. This is second time happening in India. We had when Janata government came, demonetization was there. Then time was there, all the political part, to my knowledge, they managed to, through contractors and all, see builders, that's also a area where your black money, even the fake notes are also distributed to this, paid to these laborers. All these things. See, now everything gets level playing field is created. And up to December end, an opportunity is given for the people to transact all these currencies, the demonetized currencies, through the bank. Because just now we heard the finance minister telling that you are not entitled to any protections now. You deposit in bank, you show it as an income, pay tax. This is another way of collecting tax now. इसीलिए इसे अचानक एक रेड की तरह इसे लागू किया गया है केशव मोहन जी. लेकिन जहां हम ये बात कर रहे थे कि पहले अगर बताया गया होता 48 घंटे पहले भी, तो आम जनता इसके लिए तैयार होती. लेकिन बाद के जो नियम लगाए गए हैं, आप 2000 का विड्रॉल एटीएम से, 4000 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या इसमें थोड़ी बहुत रियायत आम जनता के लिए होनी चाहिए थी, या इसे भी आप सही मानते हैं? जहाँ तक इस नोटिफिकेशन की बात है, इसको पहली रिएक्शन एज ए लॉयर मेरा रिएक्शन ये है, गुड डिसीजन बैड इम्प्लीमेंटेशन. अगर मैं मोदी जी की वो स्लोगन याद करता हूँ जिस इलेक्शन के समय में, सबका साथ सबका विश्वास, इसमें उन्होंने जब डिसीजन लिया तो उसमें उन्होंने एक काम किया, न किसी का साथ न किसी का विश्वास. और ये डिसीजन जब दिया गया तो न किसी का साथ लिया गया, न किसी का विश्वास लिया गया. और हमने जब से लॉ की पढ़ाई की और हमने देखा है कि जब भी कोई एक्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो पब्लिक डोमेन में उसको दिया जाता है. न इस नोटिफिकेशन को न पब्लिक डोमेन में दिया गया, न किसी का व्यू लिया गया. और जो व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्हेन देयर इज ए ट्रेमर इन द पब्लिक, so Chief Justice should take suo moto action on this notification and should issue notice to the government कि when there are SIT, when there are FIU, when there is ED, why there is a need of another notification by the government. That means the entire system of this country has failed, and now the fresh notification has come. This is on the legal ground. Now you have to see on the facts. 30 हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं जो आपको 1000 रुपए 2000 रुपए आकर के देते हैं. आप उनसे जाके पूछो उनकी स्थिति क्या है. वो आज के डेट में आपके लॉयर के पास आते हैं, उनके पास आज पैसा नहीं है. आज आप मंडी जाओ, मंडी में आज स्थिति क्या है, मंडी में आज कोई खरीदने वाला नहीं. लोग कहाँ जा रहे हैं? नेचर बास्केट जा रहे हैं, बिग बाजार जा रहे हैं, जहाँ पे कार्ड आप अपना निकालते हो. आज के डेट में आप पता करो कि ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, जहाँ जिसको लोग आज के डेट में पुअर स्टेट कहा जाता है या पार्ट ऑफ दिस कंट्री कहा जाता है, वहां पे कहाँ पे ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम जो आप कहते हो, आप बोलते हो कि प्लास्टिक कार्ड यूज करो, ऐसे करो. तो आप किसी भी सिस्टम को इस तरीके से लागू नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. कि आपको एक ड्रीम आता है रात को और सुबह शाम में आकर के आप लागू कर देते हो और लोगों को बोलते हो आप इंप्लीमेंट करो. ये काम अभी नॉर्थ कोरिया में हो रहा है और उसके बाद इंडिया में ये नोटिफिकेशन आने के बाद हो रहा है. तो इनको ये चीज करना चाहिए. अगर इनके दिमाग में ऐसी कुछ बातें भी थी तो पहले इनको 1000 रुपीज पे कर्व करना चाहिए था. ठीक है, 1 दिसंबर फेज वाइज 1 जनवरी 2017 से 1000 रुपीज बंद, उसके बाद आपको 500 रुपीज पे आना चाहिए. ऐसा क्या सिस्टम हो गया आज के डेट में? 100 कर दिया 2000 का नोट, 2000 का. और दूसरे, आई एम नॉट ऑन दैट पॉइंट, प्रेजेंटली आई एम व्हाट द पब्लिक इज फेसिंग. आप जाकर देखो, आप ऐसा पैनिक क्यों क्रिएट करो? आप यू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, यू आर द विल ऑफ द पीपल, you have been elected by the people. So where is the cause? When you have not taken the consent of the people, where is the question of this notification being correct? So आपको सबसे पहले इस चीजों को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिससे आपसे सब सारे कंट्री को बहुत आशा थी, पर आपने ऐसा सिस्टम कर दिया. आपने ना आर्टिजन क्लास का कुछ रखा, ना बार्बर क्लास का रखा. आप गांव में जाके देखो, अभी गांव में बनारस में, बलिया में, बेगूसराय में, इस तरह के छोटे छोटे जगह पे जाओ और वहां पे आप जाकर देखोगे जो बंजारा घूमता था, जिसके बारे में आप सोचते थे कि उनके पास पैसा नहीं हो, वो 500 रुपये नोट लेके आ रहा है कि मैं क्या करूं. इसलिए कि आज के डेट में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आप देखिए 2006 की. तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है? तेंदुलकर कमेटी कहती है कि 45% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 20 रुपए से 70 रुपए है, और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वो डेप्ट लेता है. जो वो डेप्ट लेता है वो 5 साल तक उसका डेप्ट चलता है. वो डेप्ट कैसे लेता है? कैश में लेता है. तो पूरा सिस्टम, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी आज के डेट में यूरोपियन कंट्री, जो
यूएस कंट्री की तरफ नहीं है कि मेच्योर्ड इकोनॉमी है। जिस मेच्योर्ड इकोनॉमी में आप कुछ भी कर सकते हो, समझ ना। जब आदमी मेच्योर्ड हो जाता है, इकोनॉमी मेच्योर्ड हो जाती है, तब आप ये प्लास्टिक सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम आप ला सकते हो। पर आपकी इकोनॉमी आज के डेट में मेच्योर्ड नहीं हुई है। आपकी इकोनॉमी पूरी तरीके से ये पुअर क्लास जो है उस पर बैठी हुई है। इसलिए आज आप घर में जाओ, कहीं पे जाओ, सब लोग अपने, आज आप अगर गांव से आप बिलोंग करती हैं तो आप इस चीज को समझती होंगी कि हर एक आदमी अपने घर में जो औरतें रहती थी वो हेल्थ के लिए कब को कल को बीमार हो जाए 20,000 30,000 रुपए रखे रहते हैं, जो गुल्लक में रखते हैं, चावल के बोरे में रखते हैं, गेहूं के, उनके बारे में मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, हर तबके के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कैन दिस बी चैलेंज PIL can be, yeah. I will clarify this. Common man get never affected. If I got any for 1 or 2 days, there may be a problem. Bank start functioning from tomorrow. They can go to the bank and take an exchange. It is not as, see, person to person there can't be, it's not a legal tender, but you can tender in the bank and have it. If you have got a cash kept in your house, you can put it and explain the income. There are. But he has a point that this could have been done phase wise. चोर को टाइम देने से चोर भाग जाता है। जी. This is not a demonetization. Always should be done in secrecy. I'm talking These about are the not normal chores. people. No, I'm not. I'm telling talk you, about normal man is not affected. Normal man is not affected by it. Totally normal people are affected by all these things. Why you are saying that real estate there is a black market? Why there is a why there is an institution called FIU? If there is a black market, then it is your failure, government. It is not the failure of the real estate. It is the failure of the government. Judge Sahab, if the normal man is not affected, आप हमारी तरह है, हम तो पट्टी नहीं बांध के घूमते, हम भी बाजार में घूमते हैं पत्रकार की, और आप जानते हैं आपका मैं कितना आदर करता हूँ। बट यू मस्ट ऑल्सो लिसन टू द कॉमन मैन। जो सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है कहाँ से आ रही है? वो सड़कों पे से आ रही है, वो हाउस वाइफ से आ रही है। जैसे मैं अभी कहा, मैंने वही बात दोहराई थी, मैं भी गाँव कहीं सुनिए, मैंने भी वो बात कर रही कि ये देश कस्बों में, ये देश कस्बों में और मंडियों में जीता है। सर, बाजार की बात हो रही थी, जो आपने बात कही है। कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। व्यक्ति मीडिया लीगल, आज लीगल ल्यूमिनरीज हैं, चाहे जज साहब हो गए या सीनियर एडवोकेट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, प्रदीप जी जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछा गया कि क्या आपका ओपिनियन है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि एक दिन में ये इकोनॉमी यहीं की है, अगर ब्लैक मनी भी है तो यहीं की मनी है, यहीं यूज होगा। और उस मनी को अगर आपके पास सिस्टम है, अगर मान लिया आप 1 महीने टाइम दे दिए रहते, इसको ओपिनियन मांगा जाता, तो ओपिनियंस आते हैं। सारे एक्ट्स को लाने के पहले हम लोग क्यों कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? क्योंकि हम लोग इसको किसी से पूछा नहीं गया, किसी से पूछा, और कोर्ट उसको डिसाइड करती है, हाँ इसको नहीं, इसको चांस नहीं दिया। चलिए, काफी देर से संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष व्यापार मंडल के। संजय गुप्ता जी, जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है कि व्यवहारिक नहीं है, आम लोगों को दिक्कत आ रही है, व्यापार जगत को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है इस फैसले की वजह से, सेल काफी घटा है, आपके पास क्या जानकारी है वहां से? देखिए, निश्चित रूप से लगभग 1 सप्ताह तक का पूरे देश का बाजार जो है प्रभावित रहेगा जी। और जो एक रोजमर्रा की चीजें हैं उनको खरीदने में आम जनता को दिक्कत होगी और व्यापारियों को भी दिक्कत होगी। लेकिन इसके बावजूद ये मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया, बहुत साहसिक और बहुत ही कठोर निर्णय लिया है। इसका पूरे देश का व्यापारी समाज जो है स्वागत कर रहा है, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था को बहुत ढुलमुल तरीके से आप सुधार नहीं सकते। जो अभी इतनी देर से चर्चा चल रही थी, किसी भी फैसले को जब सख्ती के साथ आप लेंगे, पूरे मन के साथ आप लेंगे, तभी आप उसको लागू करा पाएंगे। अगर जो बातें भी चल रही हैं कि पहले से बता दिया जाता, तो अगर पहले से आप बता देंगे तो चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि देश में जो जाली करेंसी चल रही है, अभी एक बात आई ब्यूरोक्रेट्स की, व्यापारी समाज का अधिकारी वर्ग इतना बड़ा उत्पीड़न कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं इस कदम से मानसिकता में बदलाव आएगा। अधिकारियों को ये लगेगा कि अगर हमने व्यापारियों का और आम जनता का उत्पीड़न किया और उस पैसे को हमने अपने पास रखा, तो उस पैसे को यूज कहाँ करेंगे? तो ये पूरे देश में एक परिवर्तन आएगा, ये बहुत आवश्यक था। इस तरीके से आतंकवाद की बात जो चल रही है, और अगर व्यापार जगत भी इसे सही ठहरा रहा है, तो आपकी बात के हिसाब से तो उम्मीद बढ़ जाती है कि इस फैसले से कितना फायदा होता है। लेकिन आप कंक्लूड करें, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे पैनिक कम हो आम जनता का? क्योंकि अब अगर सरकार ये दावा कर रही है कि इससे बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी, तो आम जनता कैसे इस पैनिक से उभरे, और क्या ये मानेंगे कुछ वक्त तक है जी? आपकी चैनल सबसे भी टॉप पे चल रही है, आप एक ओपिनियन लीजिए लोगों से, सरकार को क्या
इसको फेज वाइज मैनर में बंद करना चाहिए, या 500 और 1000 रुपए की जो आज डिसीजन सरकार ने वो सही है या गलत, इसमें आप एक ओपिनियन कॉल कर लीजिए, आपको डिसीजन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभिलाषा जी, मैं 2-3 चीजें ऐड कर दूं बिफोर गिविंग कि क्या होना चाहिए, टिप्स क्या होना चाहिए। पहली बात, जो व्यक्ति बिजनेस इनकम कमा रहा होगा, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, प्रोफेशनल है, सर आप प्रोफेशनल है, सर प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनल हूँ, सर प्रोफेशनल है, उनको तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आएगी सैलरीड पीपल को, जिनके पास कुछ ना कुछ कैश पड़ा है। वो जब जमा कराने जाएगा, नॉट ओनली ही विल बी हिटेड, ही और शी विल बी हिटेड बाय द इनकम टैक्स, बट बेनामी ट्रांजिशन एक्ट इज गोइंग टू प्ले, क्योंकि 1 नवंबर से लग गया जी, दैट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। बिजनेसमैन बच जाएगा, बोल देगा मेरी पिछली इनकम है, टैक्स दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बात करूंगा, ये एक्चुअली अटैक कैश इकोनॉमी पे भी है, कैश इकोनॉमी में। सर कोई फॉर्म सबमिट करेगा बैंक में? मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको बाद में, आई विल नॉट कमेंट। हाँ जी, तो सर मैं ये कैश इकोनॉमी पे, ब्लैक मनी एक्ट पे नहीं है, ब्लैक मनी पे नहीं है। कैश इकोनॉमी का एक बेनिफिट भी है, आप समझिए, आपको याद होगा 2007 से लेकर 9 के अंदर सब प्राइम हुआ था यूएस के अंदर। सब प्राइम में क्या होता था कि आप 100 रुपए की चीज आगे 110 से बिक जाती थी, 110 वाली 120 से बिक जाती थी। जब वो लोन की रिपेमेंट की बात होती थी मोनिटोरियम पीरियड के बाद, तो पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती थी, वो एसेट सब गिर जाता था। हमारी इंडिया में प्लस पॉइंट क्या है कि अगर 100 रुपए का एसेट है तो 40 रुपए की उसकी सर्कल रेट है और 60 रुपए का उसका कैश वैल्यू है। तो वैल्यू जितना मर्जी घट जाए, सब प्राइम आता नहीं है, ये एक प्लस बेनिफिट है, इस वजह से सब प्राइम नहीं हो पाया। आप ये भी देखिएगा। तीसरी बात, जो अब रियल एस्टेट की बात करें, 15-20 से 10% कटेगा। जो हम सुबह शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट इस वजह से नहीं टूटी है कैश के चक्कर में, मेन गिरी है मार्जिन के हिसाब से। कई मार्जिन कैश में गए होंगे, अब शेयर मार्केट में आपको रोज आपको पे इन पे आउट करना होता है, उस वजह से आपको मार्जिन देने हैं, तो इस वजह से शेयर मार्केट टूटी है। आप कल या परसों देखेंगे इट इज गोइंग टू इंक्रीज। जो आप बात करें सर कि कैसे होगा, सर बिजनेस इनकम को तो अपने बिजनेस इनकम दिखा रही है और टैक्स देना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सैलरीड एम्प्लॉय कैसे दिखाएगा। और मैं जो एक स्कीम बात बता रहा हूँ, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला था, जितनी भी स्कीम्स आई हैं सर अभी तक, व्हाट ही सेड, मैं इत्तेफाक रखता हूँ वकील साहब से। वकील साहब ने एकदम बहुत अच्छा बोला कि इनकी इंटेंशन ठीक है पर इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग है। अभी 2-3 स्कीम्स आई थी, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन ये जो अभी जो अनडिस्क्लोज फॉरेन जो एसेट्स की बात थी, या फिर हम अनडिस्क्लोज एसेट्स की बात थी। सर आप मानोगे, मुझे ये लगता है कि ऊपर जो नीचे सीबीडीटी की बात करता हूँ, या फिर नीचे जो कुछ अधिकारी गण है, इनमें ही मतभेद है आपस में कि ये पर्टिकुलर स्कीम सक्सेसफुल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। नितिन जी, रोल बैक की स्थिति लग रही है जिस तरह से, देखिए, या कोई एक अल्टरनेटिव? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट बी आंसर्ड, बिकॉज़ आई डोंट थिंक एनीवन इज क्लियर इन देयर माइंड। इसकी मैं प्रक्रिया की बात में पूछ रहा हूँ आपसे। आप बैंकर हैं जी, ओके, माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ, ओके, वो बेचारी 10,000 15,000 बचा लेती है मेरी तनख्वाह से, है? उसके पास 1.5 लाख पड़ा हुआ है, सब ये हो रही है, वो जाती है बैंक में। ऐसी मुसीबत तो वैसे ही आ गई ना, तो वो दूध वाले के पैसे दे पा रही है ना नौकरों की तनख्वाह। अब वो खैर वो जाती है बैंक में, 1.5 लाख लेके, इंस्टेड ऑफ 4, नहीं तो उसको जाके 4,000 करके, वो क्या, उसके अगर छोटा बच्चा हो, कोई ग्रैंड चाइल्ड का, वो अपनी ग्रैंड चाइल्ड को बेबी सिट कर रही हो, तो वो रोज जाएगी बैंक में 4,000। नहीं सर, नहीं, जब वो पैसा जमा नहीं सर, नहीं मैं तो मैं क्लैरिटी दे दूं, मैं क्लैरिटी Allow him to complete सर, मैं the question. कंप्लीट समझ आ गया। नहीं ऐसा नहीं, आप समझेंगे, सब लोग समझना है। यू आर द बैंकर, आई एम माय वाइफ, मैं आपके पास आता हूँ कि ये भी आपके पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, आप जमा करिए। 4,000 आप कह रहे हैं आप इस पे अगर आप ठीक है आपको टैक्स दे के डिक्लेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं कहाँ टैक्स दूंगा, कौन डिडक्ट करेगा, कितना डिडक्ट करेगा, कहाँ उसका रिकॉर्ड बनेगा, क्या पेपर वर्क है इस पे, ये बताइए मुझे। सर देखिए, एज फार एज पहले हम उसके 2 प्रारूप हैं, 2 हिस्से हैं। पहली बात, बैंक में पैसे कैसे जमा होंगे। मान लीजिए आपकी वाइफ के पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वट एवर अमाउंट यू आर हैविंग, आप बैंक में जाए, एक फॉर्म भरे कि जी मेरे को पैसे जमा कराने हैं। आपको अगर आपके बैंक में केवाईसी भी देना है, हाँ, चाहे आपकी जितने मर्जी है, मैं अमाउंट पे जा ही नहीं रहा, आपका 1 लाख है, 2 लाख है, 50 लाख रुपए है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा, जितना मर्जी अमाउंट है, यू गो टू द बैंक। अगर आपके बैंक की केवाईसी कंप्लीट है, बैंक की केवाईसी कंप्लीट है, यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट मींस एनी अमाउंट। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है, नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। दिक्कत कहां पे, विड्रॉल पे।
मेरे हिसाब से क्या लेकिन अगर इनकम टैक्स रिटर्न घर की महिला नहीं भर रही है और वो पहुंच रही है लाखों लाख डिपॉजिट करने के लिए, तो अभिलाषा जी आपके बारे में बता रहा हूँ जो आपकी सेविंग होगी, आपकी मदर की सेविंग होगी, उस केस में जो आपकी, यू कैन ऑलवेज प्रूव, सी आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए वो पहले काम करती हो, या फिर उन्होंने बैंक से कभी कैश निकाला हो, या फिर उनको लगता हो कि नहीं मेरी बेटी मुझे देती है, मुझसे पैसे बचा लेती हूँ, तो वो दैट कैन बी एक्चुअली कोरोबोरेटेड। पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति बोलता है मैं मेरे घर के खर्चे नहीं तो मिलते 50,000 रुपए, लेकिन मैं बचाती हूँ 60,000 रुपए। चलिए, अब मोदी जी की नैया में तो आम जनता सवार है, अब मझधार में महसूस करें अपने आप को, या किनारे लगे हुए महसूस करें। लेकिन एक बात कहा था वित्त मंत्री ने कि उनको अपने देश के मिडिल क्लास पे बहुत यकीन है, और मिडिल क्लास बहुत मजबूत है, वो हर तरह के भार को उठाने के लिए तैयार है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आम जनता के ऊपर ये बड़ा भार दिया गया है। वक्त हमारे पास थोड़ा और होता तो हम कुछ और चर्चा इस पर अगर अभी कर लें, क्योंकि पैनल के पास और भी कुछ बातें हैं कहने के लिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात पूरी करें। डाउट एक्सप्रेस्ड बाय मिस्टर बदवार साहब, it's a genuine doubt has to be clarified in the minds of the people. Yes, it has to be clarified. All this panic is created because of misinformation or lack of information properly. See, under this scheme, you can deposit any amount in your bank, even 5 lakhs, 10 lakhs, whatever it is, even the savings of a housewife or something like that. Up to 2 lakhs, you are not expected to file returns or explain anything because they are exempt limit. If it is something more, then they will track from your bank accounts, your deposits. If there is more than the deposit is more than the income limit, then they will ask you the questions as what is the source and all that. So common man is not at all affected by this scheme. See, any amount you can deposit, 4,000 and all, you see, in the sense you can go to the bank and then exchange. You can exchange without an account also. That you can done. And most of the people, it's a good thing now that people will have debit cards and credit cards. Through debit and credit card transactions will go on. Then the question of using money doesn't arise. सर, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं सर, मुझे एज फार एज मनी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं, मेन दिक्कत है विड्रॉल पे। विड्रॉल में वो बात कर रहा है 10,000 पूरे महीने, पूरे हफ्ते में 20,000। अब आप देखो, आप कोई बड़ी कंपनी चला रहा है, आपका स्वीपर है, आपका छोटा स्टाफ है, उसको आप कैश कैसे दोगे? छोटे छोटे खर्चे कैसे करोगे? मेरा मानना ये था, एक कंपनी, मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, कोई फर्म है, उसका प्रॉपर पैन है, प्रॉपर बैंक अकाउंट, इट हैज बीन ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड, आपके बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर रखा है, उसने पैसे जमा कराए, अब उसके बाद उसको विड्रॉल की फैसिलिटी दे दीजिए ना जी, लेट हिम डू द बिजनेस। आप बिजनेस में कैसे फंक्शन में क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं? The question is there, if such provision is made, there could be fraud on the part of employer. He may not pay the entire amount. Through bank account only amounts will be disbursed. Otherwise, if you say I will withdraw the cash and he may not pay the full salary. लेकिन सर, ये बात the question of paying salaries and other things can be done from the account to account transaction. From the account of the employee. Yes. Because whatever salary he is getting, that can be shown. The only thing is that you cannot restrain a company to function and to withdraw the amount for the expenditure of the employees and the employees fund. You see, day-to-day affairs, every day you require something. No, you can buy. You can't give your drivers that, you can't expect them to having credit card and debit card. There are different. Yes. Even housing rent. No. Even in government, these things. You have got a concept of impressed cash. Impressed cash. Even in all government offices and other things, they will have some amount. But you can't withdraw, sir. Now you can't withdraw. You can't have impressed cash. Sir, you already have sir, you already have anti-avoidance measure in income tax act itself. आप जिसमें आप बोलते हो एक चीज पे आप 20,000 से ऊपर पर्टिकुलर खर्चा नहीं कर सकते। This and withdrawal. Entire world has suffered this economic recession. Why India has not suffered? This is just because of cash. Cash economy. Because of black money. And we are not against black money. Our banks did not collapse because of bank money. This debate is not for or against black money. This debate is for the purpose whether this notification of the government is right or wrong in this situation. नितिन, इस पे आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ये सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी, चाहे ये कितना भी दावे करें, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी। आप देखिए, एज फार एज देखिए, अगर किसी के पास कैश ब्लैक मनी है, आप ये मान के चलिए, ये तो पक्का है, टैक्स आ जाएगा, इंडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। मुझे तो कई बार ये फील हो रहा है, डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग, मैं तो ये डिस्कस कर रहा था, शायद देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, सब
कुछ बैंक से कई लोगों ने लोन लिए हैं, बड़ी बड़ी मछलियों ने, और मान लीजिए अब उन्होंने मनी साइफन ऑफ कर दिए, अब वो पैसा सही महीने में अब उसके बाद रद्दी है। एक तो तरीका तो है वो रद्दी को जला दे, ऐसे करते, या फिर बैंक में लोन जमा करा के कम से कम लोन तो खत्म करे, कुछ एनपीए कम हो जाए। पॉसिबिलिटी है, पर मुझे ये लग रहा है कि कितने लोगों ने कैश नहीं जलना चाहिए, स्मॉग से हम ऐसे ही इतने परेशान हैं, कैश नहीं जलना चाहिए because of this notification, ये सवाल आपके लिए था। NPA, मैंने कहा कि कैश नहीं जलना चाहिए, हम स्मॉग से ऐसे ही इतने परेशान हैं, अगर कैश भी जलेगा तो फिर हाँ, ये जाएगा कहाँ पर? इसके लिए स्पेशल ओवन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए डिमोनेटाइजेशन, टेक्निकली जब डिमोनेटाइजेशन होती है वो जैसे 1977 में हुई थी, 77 immediately जनता गवर्नमेंट किया थी, 78 मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट did it. It is done for certain purposes. Sometimes it is done when inflation goes so high. जैसे कि वाइमार रिपब्लिक में, जर्मन टाइम में, जब मार्क इतना गिर गया था कि आप अगर एक अंडा लेने को जाते थे तो आपको एक ट्रॉली के अंदर मार्क के नोट्स भर भर के ले जाने पड़ते थे, तो 4-4 घंटे गिनते थे। तो उसको डिमोनेटाइज करके इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए लार्जर करेंसी नोट्स, सो देयर आर रीजंस फॉर दिस। नाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड Sir probably has a good point, and if not now, certainly I will sit with him and try and understand how this is going to attack black money. My whole thing is that ये जो असली ये जो schemes हैं, ये unfortunately इसका खमियाजा जो है ये ऑर्डिनरी आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जो जानता था इसके बारे में पहले और जो असली चोर या बदमाश है वो तो भाग गया है, वो कभी नहीं देगा। और तीसरी जो मेरा क्वेश्चन, मैंने जो पहले कहा था कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारी फ्रॉम स्टार्टिंग विद द लाइसेंस परमिट राज ऑफ द नेहरू एरा, ये जो और अप टू 91 जब थोड़े बहुत सुझाव आया, हमारी ये इकोनॉमी जो है ये पैरेलल इकोनॉमी जिसकी कोई अनुमति नहीं लगा सकता जिसके साइज की, इट इज द वे द कंट्री रन्स, इट्स सो अनफॉर्चुनेट। इसको आप एक स्ट्रोक में वाइप आउट नहीं कर सकते, इसमें रेडिकल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। नहीं तो जैसे ने कहा था, ही इज राइट, द हाउसिंग थिंग विल कोलैप्स, द फिल्म इंडस्ट्री विल कोलैप्स, सो मेनी थिंग्स विल हैपन। आई मीन यू जस्ट लाइक ऑड इवन जब केजरीवाल ने लगाया था तो उन्होंने कहा था भाई आइडिया तो बड़ा अच्छा है, पर आपने देखा नहीं कि कितने लोग सफर कर रहे हैं जो काम पे नहीं जा सकते। मैं सपोर्ट करता था उसे, बट मुझे भी बहुत गाली खानी पड़ी इसके सपोर्ट पे, बट इट अल्टीमेटली it didn't do its purpose. It did not reduce pollution. It did not reduce the number of cars. People found, see, of course, one must try. बिल्कुल। But this is certainly not the way to do it. बिल्कुल। दिल्ली के अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है काबरा जी आपका। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को मोदी सरकार के? 500,000 बैन और साथ ही 2,000 का नोट भी इशू कर दिया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जैसा आपने ठीक कहा है कि काले धन को और काली अर्थव्यवस्था को रोकने का एक प्रयास है, और निसंदेह ये काली अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग पर सीधा हमला है, क्योंकि भारत में जो यहाँ का संपत्तिशील, ताकतवर और प्रभावशाली तबका है वो काफ़ी अंशों तक ऐसे कामों में लिप्त हैं, ऐसे तरह की आमदनी प्राप्त करने के तरीकों में लिप्त हैं जिनके कारण आम आदमी को तकलीफ होती है और सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलती है, ये पैसा गलत तरीके से बाहर भी चला जाता है। तो इसको रोकना बहुत जरूरी पर बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि ये छिपी हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन सर आम लोगों को काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, पैनिक में है लोग, क्या इसे कम किया जा सकता था कुछ अल्टरनेटिव्स भी देकर, थोड़ी रियायत आम जनता को देकर? देखिए, आम आदमी की समस्या का समाधान अगर इसको सावधानी से किया जाता, तो जैसे कि आप ये कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जाए, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाए और वहाँ पर करके 5-10 हज़ार रुपये तक वहाँ से निकलवा ले, तो ऐसे अगर कितने ही लोग करें, काले धन वाले लोग कितने हज़ार लोगों को अप्रोच करेंगे? तो ये संभव था कि ये किया जा सकता था। उसी तरह से जो काला कारोबार होता है वो बड़े नोटों में होता है,
इस नीति के पीछे भी यही धारणा है। तो आपने 2000 का नोट क्यों जारी किया? 2000 के नोट से तो ये होता है कि आप कुछ लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो बैग में, कुछ करोड़ रुपए तक अपने पोर्टफोलियो बैग में, हाथों में, जेब में छिपा करके ले आ सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कई अहम बातें आपने कही। नितिन, ये सवाल भी उठ रहा है और ये सोशल साइट्स पे भी इस पर काफ़ी चर्चा थी कि वाई 2000 रुपी नोट, इसकी क्या ज़रूरत थी? एक बात मैं जोड़ दूं, अभी मुझे अभी एक मेल आया, कई मंदिरों से मेल आ रहे हैं कि आप जो है पैसे अपने हमारे मंदिर को दीजिए, हम 500 और 1000 ले लेंगे और बदले में आपको कंपनसेट कर देंगे। अब नितिन जी अपनी बात अभिलाषा जी, ऐसा है कि मुझे जहाँ तक जितना मेरे को न्यूज़ है, ये 2000 का नोट फरवरी से पहले आने वाला नहीं है। आप देखिए, एक्चुअली इन्होंने जो सिस्टम बना रहे हैं या फिर जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि ये नोट इस तरह का होगा कि आप 120 मीटर नीचे भी दबा के रख लेंगे, सेटल विल कैच इट, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने नोट देखा नहीं। जीपीएस सिस्टम अनेबल्ड होगा। मैं जो इशू मुझे जो डिस्कस करते मैं प्रदीप सर से भी डिस्कस करते कह रहा था कि सर एक्चुअली क्या होगा, जैसे हम अभी आज की डेट में किंगफिशर वाला साहब चले गए, वो करीबन 9000 करोड़ रुपए लेके चले गए। जेपी के पास 1 लाख करीबन 70,000 करोड़ है, रिलायंस के पास 1,10,000 करोड़ है। तो होगा क्या कि क्या सबकी अगर सो कॉल्ड ब्लैक मनी या व्हाइट मनी में कर देंगे, फिर इन सबको लोन दे देंगे, फिर सब लोग लेके भाग जाएंगे। क्या आप ये करना चाहते हैं? एक्चुअली जो पैसा व्हाइट मनी के ले जा चुके हैं, क्या आपने उसकी रिकवरी के लिए कुछ किया? अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट पर्सन इज ऑलरेडी गिवन, उसने एश्योरेंस दे दिया जी मुझसे आप 5900 करोड़ रुपए ले लो, इंटरेस्ट छोड़ दो। उसको भी आप नहीं लेने को तैयार हो, बाकियों को टच करने को तैयार नहीं हो, तो उन बैंकों का क्या करने वाले हो आप? क्योंकि बेसिकली वो दे आर एक्चुअली रनिंग ऑन द पीपल्स मनी। अब आज की डेट में कोई भी बैंक फेल हो जाए, आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हो, आपका सिर्फ इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का है। अब आप सोचिए व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो? मतलब इसका दोबारा पैसा इकट्ठा करने के बाद क्या आप दोबारा लोगों को लोन बांटना चाहते हो? जी सर, आई इनवाइट यू टू एग्री विद मी। एक और जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, क्योंकि नोट की बात इन्होंने people should not get confused. Please, I request you to agree with me. See, that is beside the point. Banks indiscriminate lending to corporate sectors and for corporate frauds, that's a different point. We have to concentrate only upon this issue. That's a different point and it has to be tackled in a different way and solutions have to be found in a different way. It should not be linked with this demonetization issue. Demonetization is a totally different issue. And therefore, the question of the UN government is serious about that. In Supreme Court has taken the issue very seriously for recovery of the money from this. Henceforth, they may formulate schemes fixing a cap for lending and other things. Such things are possible. जी सर, एक जानकारी दुरुस्त कर दें, जो जीपीएस की बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि नोट में जीपीएस होगा और कहीं से भी वो नोट डिटेक्ट किए जा सकेंगे, ये गलत है। सरकार ने भी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सिर्फ डिज़ाइनिंग जो है वो बदली गई है नोट्स की, थोड़ी बेहतर क्वालिटी की होगी, लेयरिंग की गई है सेफ्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें जीपीएस है। लेकिन जो अहम बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, गोविंद पंत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि हम ये लगातार कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा हमें होगा। मैं आपके पास आऊँगी, उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि अब आम लोग ही क्या इसके जद में आएंगे, लेकिन क्या जो बड़े मछलियाँ हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनको कैसे, बल्कि शार्क जो हैं उनके ऊपर नज़र क्यों नहीं पड़ती सरकार की? इस पर आप लोगों की मैं टिप्पणी चाहूँगी। जी प्रदीप जी। देखिए, ऐसा है कि जो ये बड़ी मछलियाँ हैं जिनको आप कहते हैं शार्क जिनको बोलते हैं, इनके ऊपर सरकार की नजर रहती है और नजर इनायत रहती है। हाँ, वो थोड़ी सी नजर तो रहती है, लेकिन वो तरीका बदल जाता है उसका। और जो देखिए, जितना भी सिस्टम चल रहा है, आप खींचते कहाँ से वो पैसे? आप जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, उसके जेब से ही पैसे निकाल के आपको वहां तक पहुंचाना है। कोई भी आपने सुना नहीं होगा कि जो बड़ा कारपोरेट हो वो पैसे कहां से लाएगा? लोन तो बैंक से ही लेता है। वो पैसे किसके हैं? अगर आप ट्रेल करो कि मुकेश अंबानी के पास पैसे किसके लोन के तौर पे गए, विजय माल्या किसके पैसे लेके भागा है, तो आप अगर सच में जाओगे मनी ट्रेल में, तो आपको मिलेगा कि जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो आदमी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, उसके पैसे लेके वो लोग भागे हुए हैं। और वो इतने बड़े अमीर हैं कि और लोग उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। जो भी बड़े से बड़े उद्योगपति की बात कर रहा हूँ।
मैं आप बात कर रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। मैं जरूर चाहूंगा कि आप गोविंद पंत राजू जी से पूछिएगा जब उनके पास आप जाइएगा कि भाई आज की तारीख में 500 1000 के नोट खत्म होने के बाद यूपी में किसकी सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज्यादा आप लोग को ऐड देने वाली है, वो बताइए मुझे। गोविंद पंत जी अगर आप सुन रहे हैं प्लीज जवाब दें इस पर। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि जो राजनीतिक दलों के लिए ये इतना बड़ा झटका है कि ये जोर का झटका भी है और बहुत जोर से दिया गया झटका भी है। राजनीतिक दलों के लिए तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि चुनाव में जो गाड़ियों का खर्चा होगा वो दिखाने का भी इंतजाम कहाँ से होगा, शायद आज कहीं किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये हाल के वर्षों में इसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव के लिए, चाहे वो पार्टी फंड से जो उम्मीदवार हैं उनको पैसा दिया जाए, चाहे उम्मीदवारी के लिए पैसा लिया जाए, चाहे उम्मीदवार अपने लड़ाई के लिए पैसा खर्च करे, वो सारा पैसा उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो चुनाव आयोग के आंकड़ों में जिसको दिखाया जाता है उसको छोड़कर बाकी का सारा जो पैसा है वो काले धन का इस्तेमाल उसमें होता है। काले धन से वो चुनाव लड़े जाते हैं जी। और इसी वजह से जो ये फैसला है, इसको कम से कम मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका बहुत निर्णायक असर होगा। और शायद जो बीजेपी है वो फायदे की स्थिति में इसलिए है कि कांग्रेस और बीजेपी दो दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जिन दलों ने, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो अपने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और उन उम्मीदवारों के लिए तो अब स्थिति है कि वो बेचारे ना आगे कुआं है पीछे खाई है, ना वो उस काले पैसे का इस्तेमाल कर सकते, और अगर काले पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चुनाव में उनकी स्थिति कहीं दिखाई नहीं देगी। तो प्रदीप जी का जो सवाल है ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जैसे मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संकट लाने वाला है और राजनीतिक दल हतप्रभ स्थिति में, और संभवतः बीजेपी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जितने गोपनीय ढंग से ये फैसला इसको लागू किया गया वो शायद बीजेपी के लोग भी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें ये जो निर्णय है इसका असर होगा, बहुत गहरा असर होगा। और जो ऐसे लोग जो जनता की इच्छाओं पर खरे उतरते दिखते हैं, जो लोग जनता के लिए काम करने का जिनमें मादा है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका शायद इस बार मिल सकेगा। ये अगर हम इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी घेराबंदी है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा, क्या इससे सहमत हैं? प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि फंड्स की जब बात होती है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज में अमीर पार्टीज के तौर पे बीजेपी को हम देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने खर्च किया जनरल इलेक्शन में जो उनका बजट था, क्या ये मान सकते हैं कि बीजेपी के भी नेताओं को दिक्कत होगी इस बार? ये तो सबको होगी। देखिए, जो 500 और 1000 रुपए के खत्म होने से सबको दिक्कत होगी, और ये भी हो सकता है कि ये जो आम जनता तक सीधे पैसे पहुंच जाए कैश के और वो अपने अकाउंट में डालते रहें, ये भी हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सच में वैसे क्या तरीका क्या होता है, किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। पहले आप ये होता था कि आप उनको प्रोवाइड करते थे, कुछ एक कैश चुनाव के टाइम में बांटते थे, अभी तो आप आज बांटने पे लगे तो काम हो जाएगा आपका, आज बांटने पे तो आप लगेंगे नहीं। तो क्या होने वाला है ये अभी सच में इसका असर दिखेगा मेरे ख्याल से 5-7 दिन के बाद ही, तभी पता लगेगा कि जमीन पे इसका क्या असर है। जी अभिलाष जी, बिल्कुल। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने को अर्थशास्त्री मोदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, और लखनऊ विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरविंद मोहन ने कहा कि आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आम आदमी को सहूलियतें मिलेंगी। केंद्र सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और उसको लेकर के तमाम तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं। डूज एंड डोंट्स क्या हैं ये हम समझेंगे एक अर्थशास्त्री से, एक प्रोफेसर से, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में मोदी सरकार के इस कदम का कितना बड़ा असर होता हुआ दिखेगा। वेलकम सर, हम सबसे पहले तो आपका स्वागत, और ये समझना चाहेंगे कि ये जो भी फैसला हुआ है केंद्र सरकार ने किया है, 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए, आपको लगता है एक बड़ा बोल्ड स्टेप है और इससे बड़ा फायदा होगा आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, बोल्ड स्टेप है, बड़ा स्टेप है, और इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे हिसाब से ये 4 बड़े आयाम दिखते हैं इस स्टेप के। पहला आयाम ये है कि ब्लैक मनी ये सिरे से इम्पैक्ट होगा, जितना भी ब्लैक मनी देश के अंदर है, क्योंकि इस समय लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के करेंसी नोट हिंदुस्तान में सर्कुलेशन में है।
जिसमें से 13.5 लाख करोड़ का जो करेंसी नोट है वो 500,000 का है। तो निश्चित तौर पर जितना भी ब्लैक मनी इस देश में है वो ज़्यादातर 500,000 के नोट के फॉर्म में रखा जाता है और इसको हमने आज से या कल रात से ख़त्म कर दिया है। निश्चित तौर पर जितना ब्लैक मनी एक्युमुलेट हुआ था आप मान सकते हैं कि कम से कम 50% या उससे ज़्यादा ब्लैक मनी बिल्कुल सीधे रूप से प्रभावित होगा इससे। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है वो फेक करेंसी नोट पर, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि फेक करेंसी नोट जो पाकिस्तान से विशेष रूप से आ रहा है उसका भी लगभग 90% माना जा रहा है कि वो 500 और 1000 के नोट के फॉर्म में है और वो सीधे सीधे इससे प्रभावित होने जा रहा है। तीसरा जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो टेररिज्म की जो एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं इसी फेक करेंसी से फाइनेंस हो रही है और काफ़ी हद तक टेररिज्म की भी कुछ कमर इससे ज़रूर टूटनी चाहिए। उसकी फंडिंग पर, उसकी फाइनेंसिंग पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इलेक्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और देश के और राज्यों में चुनाव होना है। तमाम नेताओं की नींद उड़ गई है। जिन लोगों ने पैसे लगा के रखे थे, छिपा के रखे थे कि उसको बांटना है, तमाम तरीके से खर्च करने हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन रिफॉर्म का भी एक कदम है ये भी? देखिए, यहाँ दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि निश्चित तौर पर जो 5 राज्यों के इलेक्शन हैं उसका शीन, उसकी जो चमक है वो आप कम होते हुए देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास है कि अक्रॉस पार्टी लाइन, कोई पार्टी भी शायद एक्सेप्शन ना होगी जो जहाँ पर कैंडिडेट्स कटिंग एज पर ब्लैक मनी नहीं यूज़ करते हो। इस बार वो ब्लैक मनी यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो शायद थोड़ी सुचिता इलेक्शन में, इन 5 राज्यों के इलेक्शन में आएगी और सबसे ज़्यादा प्रभाव आप शायद पंजाब पे देखेंगे। माना जा रहा था कि पंजाब का इलेक्शन बहुत हद तक ड्रग मनी से फाइनेंस होगा, जो ड्रग पेडलिंग होती है उससे बहुत पैसा आता है। इस बार शायद वहाँ आप विशेष रूप से असर देखेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसमें कुछ हद तक हो सकता है रूलिंग पार्टी को एडवांटेज हो, क्योंकि उनको कम से कम पता था, बाकी पार्टीज़ को नहीं पता था। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम है ब्लैक मनी के लिए भी, इलेक्शन की शुचिता के लिए भी। और हम उम्मीद करेंगे अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ब्लैक मनी का अगर असर कम होगा तो शायद कैंडिडेट्स के मेरिट पर धीरे धीरे फोकस आएगा, हिंदुस्तान के इलेक्शन शायद और बेहतर हो जाएंगे। आने वाले वक्त में आम आदमी को राहत मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलेगी। अच्छा कदम है, राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और ब्लैक इकोनॉमी पर निश्चित तौर पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। शुक्रिया। प्रोफेसर अरविंद मोहन हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा दिक्कत है आने वाले हफ्ते और 10 दिन तक, लेकिन उसके बाद एक सरकार का बड़ा और बोल्ड स्टेप है, बड़ा कदम है और आने वाले वक्त में इसका ज़रूर बेहतर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, APN लखनऊ। सुना आपने कि अर्थशास्त्री से काले धन पर, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक भी मान रहे हैं सरकार की ओर से। 500 और 1000 के करेंसी नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जहाँ तक ये फैसले की बात है, पहली बात ये होनी चाहिए किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इतना बड़ा फैसला है जहाँ देश को, दुनिया को ये मैसेज आ रहा हो कि आपने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक नया फैसला लिया है, तो जो आम लोग हैं, किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार, चाय वाले, पान वाले, ठेला चलाने वाले, कम से कम इनको तकलीफ ना हो, जो आम लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आज आपने 500 और 1000 रुपये बंद कर दिए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि इससे भ्रष्टाचार और काला धन नहीं आएगा। सुना है कि आने वाले वक्त में 2000 रुपये भी आ रहे हैं। तो 2000 रुपये आ रहे हैं तो 1000 रुपये रखने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब 2000 रुपये का पैसा आए। तो ये जहाँ परिवर्तन चाहिए, जहाँ परिवर्तन आना चाहिए, मैं समझता हूँ वहाँ तक सरकारों को पहुँचना पड़ेगा। चलिए जल्दी से अब इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी ले लें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Surgical strike, I don't consider it as surgery because it's not a permanent solution. The scheme gets defeated by introducing 2000 notes. The fake notes within 3 months or 4 months, the fake notes come into the market. See, the ceiling was not more than 100. See, the volume of the currency one can possess. If it is only limited to 100, then it becomes very difficult to conceal or to carry. So this 2000 scheme, whatever they have brought, is self-defeating. I think government should not have done this. It's only a first aid. I could call it's only a demonetization, it's only a first aid, not a surgery. थोड़ी हिम्मत अब आम जनता को दिखाने की जरूरत है, दिलीप बाबू जी। You know, there's a saying that the road to
head is paved with good intentions. Now there's good intentions, but you saw on your own report, the government announced petrol pumps, chemists, hospitals, all of these. You saw when these people go there, they're not willing to. So there's a gap between what the government wants to do and what is actually happening on the ground. जी, बतवा जी, implementation में अब दिक्कत नजर आ रही है। Implementation के लिए I'm a radical on this. I think ये कोई स्कीम नहीं है। ये तो ये permit मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की नहीं, पर जिन्होंने भी उनको एडवाइस किया है, ये उनकी बेवकूफ़ी है। ये बेकार में जनता को तंग करने की चीज़ है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि 1000 और 500 रुपए ब्लैक मनी हो सकता है, मगर 2000 रुपए का नोट ब्लैक मनी नहीं है। जी जी, कमाल जनता की को बात है। परेशान करने के लिए है ये नितिन। अगर है तो फिर परेशान जनता क्या करे? मैं दो चीजें इसमें ऐड कर दूं। मैम आप देखिए, कोई भी बंदा हॉस्पिटल जाता है, आप आज की डेट में आपने भगवान न करे किसी के यहाँ कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, आप उससे बोलो चेक, वो कहला जी पैसे आपने 5 लाख जमा करा दिए, 4 लाख जमा करा दिए। अब आप सोचो, मैं विड्रॉ नहीं कर सकता पैसे, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं पैसे कहां से जमा करूंगा? ये बहुत बड़ा इशू है। और आज फॉर 2000 रुपीज जो सर ने बोला, मैं आई बेट स्लाइटली व्हाट हैपेंड, क्योंकि बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी है, जो आज की डेट में इंडियन करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आज चल रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग लैक्स, हम करोड़ से करोड़ की बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में मैं 100 रुपए के नोट अगर 50 रखूंगा या फिर कहीं जाऊंगा तो बहुत दिक्कत है। अब 200 रुपए का नोट रखना ठीक है, पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये पक्का है, दैट्स फॉर श्योर। बट मैं ये चाहता हूं कि आप कभी भी बिजनेस पे हिंड्रेंस मत लगाइए। ये आर्टिकल मुझे लगता है, टू माय माइंड, मैं थोड़ा सा लॉ पढ़ा हुआ सर, आई डिड लॉ, पर मेरे को लगता है इट इज हिंड्रेंस टू द बिजनेस। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, मुझे लगता है इट इज एक्चुअली बहुत बड़ा दिक्कत है। अगर मेरा पैसा अपना है, सब सोर्स ओके है, तो लेट मी विड्रॉ द मनी, लेट मी स्पेंड द मनी। आपके पास ऑलरेडी एंटी मॉनेटरी मेजर है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर मैंने ज्यादा पैसे दिए 20,000 से ऊपर, डिसअलाउड कर दे, क्या दिक्कत है? व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी टू विड्रॉ द मनी? चलिए, ये एक बड़ी कमी आपको नजर आती है सर। मोदी के लिए कहा जाता है कि कड़े और बड़े साहसिक फैसले लेने में आगे निकल गए हैं ये सभी। क्या आप मानते हैं इन फैसलों को देखकर? कैसे रेट करते हैं मोदी एज अ पीएम? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल अच्छे हैं, मगर अर्थशास्त्री नहीं है, तो खुद भी मानते होंगे इस बात को। मोदी जी कड़े फैसले भी लेते हैं, बड़े फैसले भी लेते हैं और खड़े फैसले भी लेते हैं, लेकिन कई बार जो फैसले पॉलिटिकल होते हैं वो इकोनॉमी के लिए जरूरी है या नहीं है, वो उनको ध्यान रखना चाहिए था। मैं नहीं कहता कि मोदी जी का ये फैसला गलत है, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है, और नीयत भी, और जो इस नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, मगर इसको लागू करने का जो तरीका है, ये वाकई केशव मोहन जी ने शुरू में ही कहा था कि ये कोई जो तरीका है वो ठीक नहीं था। तो हो सकता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला और आगे चल के सुधार इसमें कुछ लाने की कोशिश करे हो। जैसे आज उनको 12 बजे मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर के घर पे, तब जाकर के कई अधिकारियों को, जो इससे जुड़े हुए लोग थे, उनको समझ में आया कि भाई ये चीज क्या है। सुबह 10 बजे मैं अमेरिकन रिजल्ट आ रहे थे, और अरुण जेटली जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो 2 बातों से दुखी थे कि एक तो रिजल्ट खराब आया अमेरिका के अंदर, और दूसरा ये। तो अब जो स्थिति है आज की तारीख में कि बहुत से ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार हैं और सीधे तौर पे इस बातों के लिए के जानकार भी हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे क्या है, ये क्यों किया, किस लिए किया, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, और वेदर द गोल व्हाट दे वांटेड, वेदर इट विल बी अचीव्ड और नॉट, इसको लेके संशय है लोगों के मन में। आप एक और जानकारी दे रहे थे, बैंक्स बंद रहेंगे, ये आम लोगों को थोड़ा और अपनी कमर कसने की जरूरत है। नहीं, मैं देख रहा था कि आप सेकेंड सैटरडे है, फिर आपका संडे है, एक दिन आपको मिलता है, फिर उसके बाद गुरु नानक जयंती है, तो ये लगातार 3-4 छुट्टियां पड़ जा रही हैं बीच में। ये कहीं वो विपरीत बुद्धि विनाशकारी का एग्जाम्पल, उदाहरण तो नहीं है कहीं? तो ये खैर, मोदी जी जापान जा रहे थे और जापान जाने से पहले से करना चाह रहे थे, इसलिए कोई प्रधानमंत्री के नियत पे मुझे नहीं लगता किसी को शक है। प्रधानमंत्री को सुझाव देने वालों के नियत पे जरूर शक हो सकता है। जी, चलिए, अब फैसला तो ले लिया गया है और मिडिल क्लास के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के सकारात्मक नतीजे आए। सरकार ने जितने हमें सपने दिखाए हैं अच्छे दिन के, वो सभी पूरे हो सकें, उसके लिए अगर हमें अपनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है तो हम साथ देने को तैयार हैं। बहरहाल, आप सभी का पैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेहद अहम और सटीक टिप्पणियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिएगा एपीएन न्यूज़ के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।